हेलो। आवाज़ आ रही है ना? स्टार्ट करें। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे। चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा है। आज हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई वी से लिख लेंगे ताकि अंतर रहे, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसा कह देते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। जितने ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे एक सरफेस से उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, या इज सही लिख लेते हैं, टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा डिफाइन कैसे करते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, फाई बी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे? ई डॉट डी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स को ई डॉट डी ए, ऐसा डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक। ये है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फ्लक्स का फिर यूनिट क्या होगा? तो यूनिट नेट ऑफ एफ फाई बी, ये आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई किया है? मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से, तो ये आ जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या इसी को हम वेबर कह देते हैं, डब्ल्यू, है ना। तो ऐसा हम डिफाइन करेंगे। लेकिन एक सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम ये समझें, एक नोट, एक पॉइंट लिखें। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज्ड सरफेस, तो सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया, ये हमेशा जीरो होता है। तो क्या मतलब? का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ऐसा इसलिए होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूरी नहीं है जीरो हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ वैल्यू होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स तो होता है। ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो दो पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे सेपरेट किए जा सकते हैं, इंडिविजुअल एज एन एंटिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, से हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, है ना। अगर एक बार मैग्नेट है उसे हम ब्रेक भी कर दें, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो था वो अब दोनों ब्रेक, मतलब ब्रोकन पार्ट्स में भी नॉर्थ और साउथ दोनों दिखेंगे, वो पोल सेपरेट नहीं हो सकते। इस कारण से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तो सरफेस के अंदर जा रहा होगा उतना ही बाहर आ रहा होगा, इसके कारण से नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे करें, कि बोल रहा है कि ये plane of coil of area 1 meter square having 50 turns is perpendicular to magnetic, तो फिर बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, फटाफट पता करके हमें बता।
तो इसका आंसर बताऊं तो ध्यान दें, आवाज आ रही है ना, सही है। तो ध्यान दें, हमें ई डॉट ए करना है और इसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n टाइम्स हो जाएगा। तो 50 इंटू ई कितना है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड है इंटू 10 की पावर माइनस इंटू एरिया, एरिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर में आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 150 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन 1 आंसर। तो ऐसे इजीली हम फ्लक्स कैलकुलेट कर। अब नेक्स्ट आता है एक और क्वेश्चन है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। एक सर्कुलर लूप कुछ ऐसा, क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और उसमें बोल रहा है कि करंट आई है, कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये मान लें एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर हो गया है ना। आ, ये मान लें क्या इसको ऐसा बनाए, एक्स और वाई। तो कौन सा एक्सिस को हम एक्स मान लें कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा जेड एक्सिस, करेक्ट। एक्स एक्सिस हमने अपवर्ड डायरेक्शन में माना, वाई एक्सिस हमने कैमरा की तरफ आते हुए ऐसा माना, एक्स क्रॉस वाई जेड एक्सिस ये आ गया। एक्स वाई प्लेन में है तो फिर तरह की मैग्नेटिक फ्लक्स एक्स वाई प्लेन क्या हो, एक्स वाई प्लेन से मैग्नेटिक, ये बताना है। तो अब इसको समझे हम कैसे इस क्वेश्चन करें। तो कुछ ऐसा है हमारे पास सिचुएशन कि जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जैसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर से आ रहे हैं इधर को जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहां से भी ऐसा। इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रिंग के बाहर से या डिस्क के बाहर से इस एक्स वाई प्लेन को क्रॉस किया, बाहर से उस डायरेक्शन में गया, उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डिस्क के अंदर से इस डायरेक्शन में, यानी डिस्क के बाहर से जो इधर से इधर आ रहा है, डिस्क के अंदर से वही फील्ड लाइंस इधर, यानी डिस्क के बाहर जितने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स हैं, मान ले पॉजिटिव में आगे की तरफ फील्ड जा रहा है, आगे की तरफ अगर एरिया वेक्टर ले पॉजिटिव में, तो उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन बदल। तो हम कहेंगे नेट फील्ड कितना हुआ जो इससे पास हुआ एक्स वाई प्लेन से, 0, क्योंकि जितने आगे की तरफ गए उतने ही पीछे की तरफ आए, तो नेट है 0। इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना होगा, हम आंसर कहेंगे। तो ये समझ आ गया सबको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं फैराडे लॉ पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, फैराडे लॉ। फैराडे कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉइल है, इसको हमने एक
गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, इसे हम इधर लाएं या दूर, यानी कुल मिला के अगर इस कॉइल के थ्रू हम फ्लक्स चेंज करें तो इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो एक ईएमएफ कॉइल के में प्रोड्यूस होगा और फिर हमें करंट दिखेगा, ईएमएफ और हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ऐसा लिख सकते हैं इफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू a coil A changes, then an EMF is used in it। और वो ईएमएफ हम कहते हैं कितना इंड्यूस होगा, माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन is explained by लेंज लॉ से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी ही देर में कि निगेटिव साइन क्या है। लेकिन हम इतना कह लें कि फैराडे कह रहा है कि इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या मतलब, अगर हम ये मैग्नेट इसके पास लाएं तो इसमें से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ता रहेगा और इसके कारण फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। उड़ ले जाएं तो भी घटता रहेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल और ईएमएफ इंड्यूस होगा अलग डायरेक्शन में। अगर हम कॉइल को रोटेट कर लें तो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल होगा और उस केस में भी फ्लक्स चेंज हुआ और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कुल मिला के ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी तरीके से अगर हम फ्लक्स में चेंज करें तो, और ये आएगा माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी। फिर बात करते हैं आगे कि इस पे एक क्वेश्चन हमारे पास बेस्ड है, कंडक्टिंग सर्कुलर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बता दिया which is perpendicular to the loop, the radius of the loop is made to shrink at a constant rate 1 millimeter per second। मतलब एरिया ही छोटा होता जा रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे पास कर रहे हैं वो कम होता जाएगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है यानी ई का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम डी फाइव बी बाई डी टी कर लें और आगे हमें करके आंसर बताएं क्या आंसर। तो देखें इस क्वेश्चन को, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद प्लेन परपेंडिकुलर टू द, है ना, कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो P इंटू ए इंटू कॉस जीरो, है ना, सेम डायरेक्शन में बाई डी टी लिख ले। आगे P कांस्टेंट है, ये डी ए बाई डी टी आ जाएगा,
यानी बी डी ए बाई डी टी। एरिया क्या है? तो एरिया ये कुछ सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डी बाय डी टी करना है। इसका मतलब ई जो आ रहा है ईएमएफ इंड्यूस, ये आ रहा है पाई ई, और इसका इंटीग्रेशन करें तो 2 RdR/dt ऐसा आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर ले। पाई पी कितना गिवन है, तो ये है 0.025 इंटू 0.025 इंटू 2 इंटू आर, आर इज 2 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू dR/dt। ये बोल रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1/1000 ऐसा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। शायद इसमें कुछ आंसर जो है ना, ये ऑप्शंस जो है वो किसी और क्वेश्चन का आ गया है ना, तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना। तो इस तरीके से हम आंसर इसे कर सकते हैं। करेक्ट। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्या आएगा? ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस आर, सर्किट का रेसिस्टेंस आर गिवन है। तो हम ऐसा कहते हैं कि E इज d∅/dt, और ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो इसे ही हम कह देते हैं ΔΦ/Δt। करेक्ट। E को हम कह देते हैं IR इक्वल्स टू ΔΦ/Δt। I को हम कह देते हैं, अगर Q चार्ज पास हो रहा है T टाइम में, डेल्टा T टाइम में, तो I को हम कह देंगे Q/ΔT इंटू R इक्वल्स टू ΔΦ/ΔT। करेक्ट। तो इसका मतलब इक्वल्स टू ΔΦ/R, इतना चार्ज हमारा पास होगा, तो ΔΦ/R, ये हमारा ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दें इस क्वेश्चन को। होपफुली ये सब लोगों ने कर ही लिया होगा, है ना। एक और हम अच्छा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करें एक बार।
तो इसका मैं हिंट दूं, एक कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, है ना, इंड्यूस करंट बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू करंट, हमने ये देखा माइनस डी फाइव बाई डी टी है, तो इसको आई अपॉन आर लिख सकते हैं, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आई डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल्स माइनस आर डी फाइव का, ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या है, ये आ रहा है, ये क्या है, आई डी टी, इस कर्व का क्या होगा, आई डी टी एरिया ही होगा, है ना, और इसका मतलब एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज एरिया अंडर द कर्व अपॉन आर। अब आर भी दे रखा है, एरिया अंडर द कर्व भी हम पता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करें तो अब तो कर लोगे, है ना सब। यहाँ पे एक सा करेक्शन कर लें, ये आई आर होगा ना, इक्वल आई आर, हाँ आई डी टी इंटीग्रेशन लिख लें, इंटीग्रेशन आई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पाई अपॉन आर आ जाता है। तो इसका मतलब एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू माइनस क्या, डेल्टा फाई का मॉड अपॉन आर आता, डेल्टा फाई इक्वल इंटू एरिया, हाँ आर है 10, एरिया है 1/2 इंटू 4 इंटू 0.2, ये आ जाता है ना, टेबर आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे, है मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, ये पाई चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हमें 4 सेकंड पे पता करें तो ये काम
ये क्वेश्चन देखेंगे, ये ज्यादा इजी है। पाई इक्वल्स है 5t² प्लस प्लस 6। इसका मतलब d5/dt क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10t प्लस एट इक्वल्स टू 4 क्या रहेगा? 5/dt t पे रहेगा 4 पुट कर दें तो 43 रहेगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो हम इक्वल्स टू माइन क्या ऐसे कह लें का मॉड इक्वल 5/, है और ये आ जाएगा क्या हमारा। होपफुली ये सबने कर लिया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है क्वाइल 800 टर्न है, इफेक्टिव एरिया भी बता दिया, केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है यानी का प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी एरिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना आगे की तरफ, तो एरिया वेक्टर ऐसा है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है परपेंडिकुलर टू, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में cos 0 1 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ईएमएफ हमें पता करना है, तो ये आ जाता -d5/dt। अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं -Δ5/Δt, तो माइनस ऑफ फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन Δt, है ना। माइनस फाई फाइनल क्या है? फाइनली फाई जो है वो ये बोल रहा है कि किसी भी कोप्लेनर यानी प्लेनर एक्सिस के अबाउट इसे घुमाया गया 90 डिग्री से, ऐसा ऐसा 90 डिग्री, 90 डिग्री से घुमाया तो ये एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ गया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, परपेंडिकुलर हो गए और अब फ्लक्स जीरो, यानी इनिशियली तो NAB है और फाइनली जीरो है, सॉरी फाइनली ही जीरो हो गया और इनिशियली NAB, तो माइनस NAE अपॉन टाइम कितना लगाया इसने? टाइम लगाया है 0.1 सेकेंड, तो पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लें क्या आ जाएगा, NAB अपॉन 0.1, N है 800, एरिया आ जाएगा कितना 0.05 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है 0.05 इंटू फील्ड है 5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.2। देख लें कितना आंसर आ रहा है। तो होपफुली आंसर आ गया होगा, है ना। आंसर अपना टिक होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके कारण कॉइल में जो फ्लक्स आएगा, ईएमएफ जो इंड्यूस
है उसके कारण जो ईएमएफ के कारण जो करंट इंड्यूस, उस करंट के कारण जो फ्लक्स है वो अपने कॉज को ही अपोज, यानी लाके हम इस कॉइल में देखें तो अगर इस मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं, यानी इसके कारण नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें अगर बढ़ रहा है, ध्यान दें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास जाने से बढ़ रहा है, पास जाने से बढ़ रहा है, तो इसमें इस सेंस में करंट इंड्यूस होगा ताकि इसे ही जाने से रोके, इसे ही जाने से करंट इंड्यूस होगा, यही कॉज है। और कुछ इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो, यानी कुछ इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस को रोके, तो इसका करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाना चाहिए ताकि इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के पास रहे, ताकि से जाने से अपोज करे, रिपेल करे, ठीक है। तो ऐसे ही है, द सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट द फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय द करंट अपोज, यानी ये अगर दूर जा रहा है तो अगर फील्ड लाइंस ऐसा है ना, फील्ड लाइंस, तो अब फील्ड कम होंगे, ये इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा कि फील्ड कम होने से रोकेगा, यानी फील्ड बढ़ाएगा डायरेक्शन, फिर इसलिए हमने डायरेक्शन क्या हुआ है ना, इस डायरेक्शन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छा हमें समझ आएगा। जैसे पहला, इसमें बस डायरेक्शन पूछा जा रहा है, प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 when the current I in the wire is decrease, करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की। अब हमें पता है में कि I कम हो रहा है, I डिक्रीजिंग, इसका मतलब B इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, B अंदर की तरफ B डिक्रीज, तो इसमें करंट कुछ डायरेक्शन में अपोज होना चाहिए कि डिक्रीज, इसका मतलब करंट कुछ ऐसा डायरेक्शन में है कि बाहर की तरफ, इसमें करंट का डायरेक्शन हमने बता दिया, कर ली, यहाँ पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और तो यहाँ पे बाहर की तरफ इंक्रीज होना चाहिए, यानी करंट का, मैं दोनों ही रिंग में करंट का डायरेक्शन बताया। करंट इन द वायर इज स्टिल डिक्रीजिंग, ऐसा है ना, एक बार दोबारा कर लें, है ना, तो एक बार वापस समझ लेते हैं ताकि डायरेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। करंट इधर की तरफ है और करंट डिक्रीज हो, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर अंदर की तरफ जा रहा है ना, और अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और इसे यहाँ पे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक, अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ हम ले, ताकि अंदर की तरफ डिक्रीज से बचाए, बाहर की तरफ ले लें तो, सॉरी अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है ना, तो अंदर की तरफ बढ़ाएं, डिक्रीज होने से रोके, अंदर की तरफ ही सेंस में इसमें करंट इंड्यूस होगा कि उसका फ्लक्स अंदर की तरफ, ये इन द प्लेन है। यहाँ पे पहले का आंसर होगा कौन सा, क्लॉकवाइज। सेकेंड आ जाते हैं, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, बाहर की तरफ इसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, डिक्रीज हो रहा है, अपोज करने के लिए हमें डिक्रीज होने रोकना पड़ेगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, इस सेंस में करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आए तो ये सेंस है ना, तो उस तरफ फिंगर अपना कर्ल हुआ, उस तरफ में होगा एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, ये हमारा अल्टीमेटली सही आंसर हो। एक और सा क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग लूप मूव हो रहा है, अलग अलग पोजीशंस गिवन है, इस स्क्वायर में जो
रीजन है ना, इसी में मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन। तो जब ये लूप यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अलग अलग चारों पोजीशन में हमें करंट का डायरेक्शन बताना है। एक बार ये क्वेश्चन देखें। ये लूप, ये जब थोड़े ही समय में यहाँ से यहाँ पहुंच, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो ना पहले मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में था, ना अब मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में है। ना पहले इसमें फ्लक्स था, ना अब फ्लक्स है। फ्लक्स में चेंज जीरो है, तो फ्लक्स है नहीं, कोई ईएमएफ इंड्यूस है, कोई करंट इंड्यूस, इसमें आएगा नो करंट। सिमिलरली 3 में देखें, जितना फ्लक्स अभी है, यहाँ से जब यहाँ आ गया उतना ही फ्लक्स अब भी है। फ्लक्स में चेंज नहीं आया, नहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या, फ्लक्स में चेंज नहीं आया, तो इसमें भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कभी सेम आंसर 1 और 3। अब देखते हैं 2। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, वैसे वैसे वो एरिया बढ़ रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है। लेकिन कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इन द डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसे अपोज करने के लिए क्या करें हम, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसमें करंट कुछ ऐसा इंड्यूस हो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आए। आउटवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए ऐसा करंट होना, यानी करंट आउट ऑफ द, करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द, तभी तो अंदर की तरफ जो बढ़ रहा है वो बढ़ने से रुकेगा। इसमें देखें, जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं तो वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ही बढ़ाएंगे, यानी ये थंब जाएगा अंदर की तरफ, और ये कर्ल जो हुआ है इस डायरेक्शन में करंट। तो हमने सब में देखा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इन दोनों में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास है, मेटालिक रिंग। क्वेश्चन पढ़ ले, मेटालिक रिंग है और इसके ऊपर से एक मैग्नेट गिराया गया, तो अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, कौन से सही? तो इस क्वेश्चन को देखें, ऐसा बोला कि एक मैग्नेट ए की तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे जैसे नीचे आएगा ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगे, तो इसमें डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, से कम करना चाहेगा फील्ड, यानी इसका फील्ड लाइंस ऊपर, तो इसमें कुछ ऐसा ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ से ये करंट का डायरेक्शन, यानी ऊपर से देखें ये दिखेगा
एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हम टिक, ये समझ आया होगा। तो ये लेंज लॉ से करंट का डायरेक्शन हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमें पता करना है करंट का। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, there was a coil placed in a decreased magnetic, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमें अंदर की तरफ बढ़ाने होंगे, डिक्रीज होने से रोकने के लिए, कॉज को अपोज करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक करंट आना है। तो एक तो करंट का डायरेक्शन पता चल गया, और वो कितना होना चाहिए वो देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज की तरफ, तो इंक्रीज करने के लिए ये बोल रहा है कि करंट कितना, ईएमएफ ये देखें डी फाई बाय डी, एरिया है ये आ जाएगा डी बाई डी टी। एरिया, एरिया इसने बताया हुआ है कितना है, एरिया है 2 इंटू डीबी बाई डी टी भी बताया हुआ है 10 टेस्ला पर सेकेंड, 10 ये आ जाएगा 20। तो I इक्वल्स टू E अपॉन आर, यानी 20 अपॉन आर है 5 यानी 4 एम्पियर, और डायरेक्शन भी बता दिया हमने, ये हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या कहते हैं, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट जब एक मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी से ट्रेवल करे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, अपने मोशन के कारण जो ये, तो हम कहते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी छोटा सा वायर इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then an EMF is induced across it, और वो EMF E कहते हैं E क्रॉस B डॉट डी, ये आ जाएगा EMF DE, यानी EMF क्या आ जाता, EMF इज E क्रॉस B डॉट L, कुछ ऐसा। तो ये आ जाएगा, ये है मोशनल EMF। जहाँ डायरेक्शन ऑफ EMF आता, अब इसे ध्यान दें, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमारा एक कंडक्टर वायर है, और इस पे हमने कुछ ऐसा एक वायर रखा,
ये v वेलोसिटी से है ना ये वायर, और इसका लेंथ है l। क्यों ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये हम समझें। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पे एक फोर्स लगा होगा मैग्नेटिक फील्ड में चलने के कारण, और वो फोर्स क्यों, E क्रॉस बी। तो V क्रॉस बी, V आगे की तरफ, B अंदर की तरफ, तो ऊपर की तरफ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए सारे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज शिफ्ट हो गए तो ऑब्वियसली ईएमएफ आने चाहिए था, इस कारण से ईएमएफ आते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर गया, V क्रॉस बी के डायरेक्शन। तो या फिर ऐसे कह लें कि हाइयर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो फिर ईएमएफ आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो हाइयर पोटेंशियल क्या हो, किस डायरेक्शन में, हाइयर पोटेंशियल होगा वी क्रॉस बी, जहां V क्रॉस बी के डायरेक्शन में हमें हमेशा हाइयर पोटेंशियल मिले। तो इसे ऐसा ट्रीट किया जा सकता है जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, इसमें मान ले एक रेसिस्टेंस लगाते, तो एक सर्किट है में एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोल कुछ ऊपर की तरफ है, और ये वी एल है। P क्रॉस बी, वेलोसिटी और B ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो V साइन 90 हो गया, तो V इंटू बी हो गया, और V क्रॉस बी इसके डायरेक्शन में L है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट यानी क्रॉस बी जो भी था इंटू L आ गया, सीधे कॉस 90 कॉस 0 हो गया। तो इस तरीके से वी, तो इसमें हम करंट पता कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, यानी ईएमएफ वी एल ऐसा रहेगा, डायरेक्शन V क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव। ये समझ के हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि P माइनस वी की पता करना है इन द प्लेन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी बताया गया है, तो क्या होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड y के, मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं B, ये है B नॉट वाई स्क्वायर अपॉन L, ऐसा, यानी y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। तो हम P पता करने के लिए क्या करें, P क्रॉस B, अच्छा V क्रॉस B अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो V B DL ऐसा, या V B DL y, यहां से हम क्या कह सकते हैं, y डिस्टेंस dy का हमने एक एलिमेंट, यहाँ पे वी बी क्या आ जाएगा dy, एल की जगह dy, और y इक्वल्स टू 0 से हम l तक, ये आ जाएगा e, हमें पता है, p हमें पता है b नॉट अपॉन l स्क्वायर y स्क्वायर dy 0 से l तक, तो हमारा e मिल जाएगा, है ना, e मिल जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P क्रॉस B ऊपर की तरफ आया और DL इसी डायरेक्शन में, P क्रॉस B ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो हमें पूछा गया P माइनस वी क्यू, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, ये ऑब्वियसली माइनस ई आता है ना, तो माइनस में हम आंसर बताएं तो। चले नेक्स्ट, इसे पूरा आप सॉल्व कर लें, ई कितना आ गया, ई आ गया
पी नॉट अपॉन 2l² वाई क्यूब अपॉन 3 और ये 0 से l तक, यानी पी नॉट अपॉन 2l² इंटू l³ और l² कैंसिल आउट होगा और E का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो v नॉट l अपॉन 6, लेकिन ये आएगा माइनस ई निगेटिव में, माइनस v नॉट l अपॉन, ये हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, इमोशनल ईएमएफ का ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलें इस क्वेश्चन को देखें। ये सबसे पहले देखें, ये नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो v किधर है, नीचे की तरफ v किधर है, इन द प्लेन v क्रॉस b, v क्रॉस b के डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल होगा, तो ऑब्वियसली r हायर पोटेंशियल पे होगा और p लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब देखें, हमने बताया इक्वल्स टू क्रॉस b डॉट dl, यानी dl का वो कंपोनेंट जो v क्रॉस b के डायरेक्शन में हो, तो dl ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा, तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में हो dl का वो प्रोजेक्शन, तो इसका p क्रॉस b यानी इस डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। तो अब ये किसी शेप का रहे, इसका प्रोजेक्शन लेना है v क्रॉस b के डायरेक्शन में, यानी इफेक्टिव लेंथ लेना है क्रॉस b के डायरेक्शन में, ये डायमीटर के बराबर है उसका प्रोजेक्शन बार, हम क्या कहेंगे, यानी v इंटू r होगा, होगा RVB, R एट हायर पोटेंशियल, ऑप्शन, मतलब हमने ये बताया कुल मिला के कि ये कैसा भी शेप का हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये कैसा भी शेप का हो, ये ए बी और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ, ये मान लें इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ, तो v क्रॉस b आगे की तरफ आया, यानी ये डायरेक्शन है क्रॉस b, तो हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस, हम इसका प्रोजेक्शन ये हम लेंगे, ये लेंथ, ये l इफेक्टिव, ये कंसीडर, कहीं ऐसा आता है ये, या a होता, ये b होता, तो हम a क्रॉस b यानी ये इसका ये प्रोजेक्शन, ये लेंथ इफेक्टिवली, हमेशा इसके शेप से कोई लेना देना नहीं है, a और b किधर है से तय होगा कि कितना इस पे अगेंस्ट ईएमएफ आएगा। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फ्रेम CDEF,
सी डी एफ, जिसमें एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, एक रीजन में है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दिया, इन द प्लेन है यहाँ सिंपल। तो बोला कि 1 मीटर मूव कांस्टेंट, लेंथ इसका 1 मीटर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, ये बता दिया। तो पावर स्पेंड इन द प्रोसेस, पावर कितना लगेगा ये बताएं तो। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये करंट कैरिंग वायर है और ये आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है तो P क्रॉस बी, बी आगे की तरफ, बी इन द प्लेन, क्रॉस बी है, तो इधर की तरफ करंट हो, क्रॉस बी इधर की तरफ ये पॉजिटिव पोल होगा, ये निगेटिव पोल। मतलब हम इसे कह सकते थे कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये है वी पी एल, वेलोसिटी इसने बताया हुआ है, वेलोसिटी है 20, क्या जाएगा 20 इंटू बी है 1 और एल भी है 1, यानी 20 वोल्ट, ऐसा ही है। ये 1 टेस्ला है और 1 मीटर का वायर है, ये भी कहीं तो लिखा था है ना। तो रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, करेक्ट ये। तो इसके बाद करंट कितना आ जाएगा, तो करंट इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं E अपॉन आर है 20, और आर भी इसने हमें बता दिया है 0.2, इसका मतलब 100 एम्पियर, ऐसा आ जाएगा। तो अब हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा I²R, यानी 100 का स्क्वायर इंटू 0.2, यानी 2 और उस पे 1000 वाट, यानी 2 किलोवाट, किलोवाट। एक तो हम ऐसा कर सकते थे, या फिर अगर इसमें करंट है कितना 100 एम्पियर, तो एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में है उसमें फोर्स कितना लगता, इधर देख रहे हैं, तो फोर्स लगता आइडियल आई एल क्रॉस बी, यानी आइडियल ऊपर की तरफ और बी अंदर की तरफ, आइडियल ऊपर की तरफ, बी अंदर की तरफ। तो इस पे फोर्स लगा इधर की तरफ, ठीक है, तो फोर्स लगा इधर की तरफ, तो उसी करंट के का, तो उसका फिर बोल रहा है कि पावर स्पेंड इन द प्रोसेस, तो पावर क्या आता, एफ डॉट वी, एफ है ILB इंटू वी, I 1 L 1 P I 20 है ना, 20 इंटू 1 इंटू कितना है, बी है 1 इंटू कितना है, बी है 20, है ना। तो ऐसे भी हम पता कर सकते थे एफ डॉट वी। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जितना यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट ने इसको पावर सप्लाई किया, वही यहाँ इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट का। तो आई 100 है ना, तो पावर एफ वी, ILB टू वी, आई है 100, एल है 1, बी है 1,
20, ये हो जाएगा 2000 वाट, यानी बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तो एक्सटर्नल फोर्स को इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ता ताकि इस पे नेट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी नेट फोर्स है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ लगना चाहिए, वेलोसिटी उसके डायरेक्शन में है। हमने कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। दोनों ही मेथड से हम कैसे भी कर सकते थे। एक वेरिफिकेशन भी किया कि जितना एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे वर्क कर रहा है उतना ही पावर आउटपुट कहाँ पे हो रहा है, इस रेसिस्टेंस में। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को भी हमने इस सिचुएशन में वेरीफाई किया। चलें अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात किया है ना, आवाज आ रही है ना, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बात किया, फोर्स इज आई एल क्रॉस बी, ऐसा है, आई एल क्रॉस बी। तो फोर्स इस करंट कैरिंग वायर में फोर्स किधर लगता, तो इससे पहले ये देखिए फोर्स किधर लगता, आई किधर है। तो पोलरिटीज का ऐसे डिसाइड करेंगे, E इक्वल्स टू क्रॉस बी डॉट डी। तो पोलरिटी ऐसा होता है, हाइयर पोटेंशियल वहां होता है जहां V क्रॉस B का डायरेक्शन है आगे की तरफ, बी इन द प्लेन, यानी पॉजिटिव चार्ज ये, नेगेटिव चार्ज ये, यानी इसमें करंट का डायरेक्शन होता ऐसा घूम के यू। तो ये करंट का, तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी ये आ गया, ठीक है, एफ बी। तो बोल रहा है कि इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो फिर ये फोर्स वेलोसिटी को कम करेगा या ज्यादा करेगा? ऑब्वियसली कम करेगा। कम करेगा, इसलिए किसी भी टाइम टी में वी नॉट से तो कम ही वेलोसिटी रहेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रखा था। एक्सटर्नल फोर्स ना रखते, इसमें जैसे जैसे पावर आउटपुट होता जाता, इसमें वेलोसिटी कम होता जाता, काइनेटिक एनर्जी कम होता जाता, और जितना कम हुआ उतना ही पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेट होता। आगे देखें एक और पे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट कैरिंग वायर के करंट के डायरेक्शन में हम अपने थंब को राइट हैंड के पॉइंट किया और फिंगर्स को कर्ल किया। ये रीजन से मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन जा रहा है और ये रीजन से आउट ऑफ द वापस आए, जहां से इन द प्लेन जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन द प्लेन है ऑब्वियसली। तो ज्यादा दूर पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, जो पास है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहाँ इन द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ई है, ई क्रॉस बी,
डॉट dl, है ना। तो पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव पोल किधर रहेगा, ये हमने बताया v क्रॉस b के डायरेक्शन, v ऊपर के डायरेक्शन में इस रॉड का, और b इन द प्लेन है क्रॉस b, हम किधर आया a के डायरेक्शन, a हायर पोटेंशियल पे और b पोटेंशियल एट a विल बी हायर देन पोटेंशियल एट b, ये हम टिक। ये हमारा आज का था लेंज लॉ और फैराडे लॉ पे कुछ क्वेश्चंस देखना, अगले क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करके आना है अगले क्लास के लिए, और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, तभी जाके हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू आज के लिए।